पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। तो इस बार हमारा टॉपिक क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार मेल्टिंग में क्या देखते हैं कि मेल्टिंग जब प्रोसेस होता है, मेल्टिंग प्रोसेस जब करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आइस का जो टेम्परेचर रहता है, जब कंटिन्यू हीटिंग दिया जाता है तब पर भी जो आइस का टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि टेम्परेचर जो है आइस का मेल्टिंग के दौरान चेंज नहीं करता है। तो उसी प्रकार मेल्टिंग के द्वारा ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है कि यहाँ पर बॉइलिंग लिक्विड का जब करते हैं तो उस समय भी क्या रहता है, लिक्विड का जो टेम्परेचर रहता है वो भी कांस्टेंट रहता है जब उसको कंटिन्यूसली हीट किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर रहता है लिक्विड का कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड जो है गैस में ना कन्वर्ट हो जाए। तब तक कि लिक्विड का टेम्परेचर कैसा रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है जब तक कि वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनिशियली जब लिक्विड को हीट दिया गया, हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इनिशियली शुरू में सबसे पहले क्या किया गया, लिक्विड को हीट दिया गया, हीट सप्लाई किया गया। तो हीट जो सप्लाई हुआ तो वो क्या किया, वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स थे, मतलब कि जो हीट सप्लाई किया गया वो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। वो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, बढ़ा दिया। लेकिन जब लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट किया, मतलब उबलना स्टार्ट किया, तो जो हीट सप्लाई हो रहा था वो किस चीज़ में यूज हुआ, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो गया। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, मतलब कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब कि उससे ब्रेकअप होने के लिए वो हीट जो है काम आया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उस पर ओवरकम किया और लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है सिस्टम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और अनचेंज रहता है, मतलब कि चेंजिंग नहीं आता है। इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए द एनर्जी जो भी लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए जो भी एनर्जी एब्जॉर्व किया जाता है लिक्विड के द्वारा गैसेस स्टेट में चेंज होने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस हीट को क्या कहते हैं, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ध्यान से सुना कि हम जाने हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते किसको हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट एनर्जी का वह अमाउंट है जो 1 यूनिट मास, मतलब लिक्विड के 1 यूनिट मास को, मतलब कि लिक्विड के 1 यूनिट मास को उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो अमाउंट में हीट उसको रिक्वायर होता है, मतलब ज़रूरत पड़ता है उसको उस स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट एनर्जी का वह अमाउंट है जो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो हीट एनर्जी रिक्वायर होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन is the amount of heat required to convert 1 यूनिट mass of a liquid substance into vapor। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझ लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फ्यूज़न का होता है, मतलब कि जूल्स पर किलोग्राम। तो जैसे वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, मतलब कि 1 यूनिट मास ऑफ वाटर को गैसियस स्टेट में वेपर में, मतलब कि चेंज करने के लिए कितना ज़रूरत पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हो गया वाटर का, वह क्या है, हीट एनर्जी का वह अमाउंट है जो कि 1 यूनिट मास वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर का ऐसा यूनिट कितना होता है, मतलब कि 22.6 गुना 10⁵ जूल पर किलोग्राम। मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको एक
kg ऑफ वाटर को 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें 22.6 इंटू 10⁵ जूल हीट का हमें मतलब कि हीट जो है सप्लाई करना पड़ेगा। उतना हीट जो है वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तब वह जो है गैसियस स्टेट में चेंज होगा। हाँ, तो अब हम जानेंगे कि स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है वो जो है बहुत ज़्यादा बर्न करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जलन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो वो ज़्यादा जलन उत्पन्न करता है, जबकि वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो उतना जलन नहीं होता है, उतना गर्म नहीं होता है। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है उसमें क्या होता है, हीट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हीट उसमें होता है स्टीम में, क्योंकि वो हीट किस फॉर्म में होता है, उसमें लेटेंट हीट के फॉर्म में होता है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। बॉइलिंग वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसमें उससे कंपैरिजन में स्टीम के पास क्या होता है, हीट होता है बहुत ज़्यादा। वो कौन सा हीट होता है, वो लेटेंट हीट होता है, जो कि वो हीट एनर्जी के द्वारा प्राप्त करता है। मतलब कि जब वह 100 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट गेन करके वेपर स्टेट में बदल जाता है तो वही स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, लेटेंट हीट के फॉर्म में उसके पास बहुत हीट एनर्जी रहता है। इसलिए स्टीम जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करता है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। मतलब कि बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा ये क्या करता है, हीट एनर्जी रिलीज़ करता है और क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही स्किन का जलन करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही इंजरी करता है, स्किन का जला देता है स्किन को। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हम जानते हैं कि जब स्टीम हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उस समय क्या होता है, स्किन के कांटेक्ट में आने पर स्टीम जो है वो क्या होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस लगता है। क्या होता है कि वहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस लगता है कि स्टीम जब स्किन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो उसे कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा उसे कूलिंग चाहिए, मतलब कि उसे कूल चाहिए किस स्टेट में चेंज होने के लिए, उसे लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए कूलिंग चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया तो वो हमारे हाथ से मतलब कि स्किन से क्या किया, कूल लिया, मतलब कि हाँ ठंडा हमारे स्किन से लिया और क्या हम और हमारे बॉडी को क्या दिया, हीट प्रदान किया। तो जब तो उसके पास कितना हीट था, लेटेंट हीट, तो जो था स्टीम के पास 100 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट था, बहुत ज़्यादा हीट था लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो वो अपना जितना 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट जो था उसका टेम्परेचर वो हमारे स्किन पर दे देता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस का हीट एनर्जी हमारे स्किन में पास हो जाता है। तो इसके कारण क्या करता है, जल जाता है। ठीक है, तो आगे है कुछ सब्सटेंसेस, कुछ कॉमन लिक्विड्स का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इथाइल अल्कोहल का होता है 8.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का मतलब कि एलिमेंट और कंपाउंड का क्या होता है, डिफिनिट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड का जो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, मतलब कि वो हम चेंज नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योरिटी मतलब कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के क्राइटेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक है कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो कंडेंसेशन क्या है, तो कंडेंसेशन वह प्रोसेस है जिसमें वेपर जो है मतलब कि वाटर मतलब कि वेपर स्टीम जो है वेपर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है नॉर्मली के द्वारा कूलिंग करने पर। मतलब कि कंडेंसेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि वेपर जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है कूल पर। ठीक है, तो कंडेंसेशन इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड नॉर्मली बाय कूलिंग। तो जब हम कूलिंग करते हैं वेपर को मतलब गैस, ठीक है, तो जब हम कूलिंग करते हैं तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ करता है। और क्या होता है, जब गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी लूज़ होता है और वहाँ पे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ने लगता है। पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ने लगता है और पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, पास आने लगते हैं। और अचानक से क्या हो जाता है, मतलब कि अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का क्लम्प्स बनने लगता है, ढेरी बनने लगता है, एक जगह एकजुट होने जाते हैं, क्लोज आने लगते हैं। ठीक है, और जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स के बीच जो भी स्पेसेस थे, बहुत ज़्यादा स्पेसेस जो थे गैस में, तो वो क्या होने लगे, स्पेसेस जो है धीरे धीरे कमने लगे। ठीक है, और वो एक ऐसा स्टेज आया जब वह पूरा क्या किया, एक अल्टीमेटली मतलब कि क्लोज कर लिया अपने आप को, एक एक दूसरे से पार्टिकल्स क्लोज कर लिए। मतलब कि ये पार्टिकल्स के बीच बहुत कम ही स्पेस बचा था, मतलब कम स्पेस बचा था, तो और वो जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो कंडेंसेशन एक कैसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन को हम कह सकते हैं, कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस पहले हम जाने एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्या। तो कंडेंसेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब कि सराउंडिंग में रिलीज करता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए कंडेंसेशन को कहा गया है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि जब वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है तब वह क्या करता है कि हीट एनर्जी जो होता है वो एक्सहेल करता है, मतलब कि एक्सपेल कर देता है सराउंडिंग में और कूल लेता है, जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि सराउंडिंग से क्या करता है, हीट एनर्जी लेता है, और एक्सोथर्मिक में देता है हीट एनर्जी। ठीक है, तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन ही एक कारण है, जैसे कि विंडोज़ पर क्या हो जाता है, विंडो का ग्लासी विंडो जो होता है वो फॉगी हो जाता है, कब, जाड़े के दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ लिए किसके बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट